नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका आज की सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की, नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। यह कुदरत का करम ही है कि आज हमें ये नया दिन, नई सुबह, ये नया दिन देखना मुनासिब हुआ। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर के आभारी हैं। जब भी सुबह की शुरुआत होती है तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम आपके साथ कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ उत्तम साझा करें। अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो सद्विचारों और सद्भावनाओं से भरा हमारा जो ये आत्मा का घट है वो रंध्रपूर्ण हो चुका है। ऐसे में सद्विचारों की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे व्यक्तित्व निर्माण में। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ उत्तम विचार, कुछ अनमोल वचन साझा करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, हम आरंभ करते हैं अपने कार्यक्रम का। और आपके साथ हम साझा करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षाविद श्रीमती छाया सिन्हा जी मौजूद हैं। आप हिंदी विभाग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रही हैं। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप शिक्षाविद हैं, कई वर्षों से आप हिंदी की सेवा कर रही हैं, हिंदी सेवी हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हिंदी दिवस है, इस पावन, इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं चाहूँगी कि आप क्या बताना चाहें, आप अपने मंतव्य हमारे साथ ज़रूर साझा करें। देखिए, हिंदी जो है वो अपनी सार्वदेशिकता के कारण, सरलता के कारण और सहजता के कारण राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी थी। लेकिन कतिपय कारणों से उसे राष्ट्रभाषा बनने का गौरव नहीं मिल सका। पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, उसका दर्जा मिला। हिंदी के एक बहुत मूर्धन्य साहित्यकार थे व्यवहार राजेंद्र सिंह। चूँकि उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत मशक्क़त की थी, बड़ी मेहनत की थी, इसीलिए उनके प्रति आदर भाव दिखलाने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए उनका जो 50वां जन्म दिवस था 14 सितंबर 1953 को, इस दिन को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पूरे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जा सके। जी, अगर ये जानना चाहूँ कि राष्ट्रीयता और हिंदी दोनों के विकास में बिहारी रचनाओं की क्या भूमिका रही है, उनका क्या योगदान रहा है, तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रेरणा जी, बिहार की माटी बड़ी उर्वर रही है। आप ज्ञान विज्ञान की बात करें, कला की बात करें, वीरता की बात करें, बिहार ने देश को एक से एक सपूत दिए हैं। साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी कई राष्ट्रभक्त साहित्यकार इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। आप इस कड़ी में रामधारी से दिनकर को देखें, केदारनाथ मिश्र प्रभात को देखें, रामवृक्ष बेनीपुरी को देखें जी। इसके साथ ही रेणु को देखें, नागार्जुन को देखें, रामेश्वर सिंह कश्यप को देखें, आरसी प्रसाद सिंह को देखें। इन सब ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की एक अद्भुत लहर उठाई। जैसे दिनकर हैं, इन्होंने अपनी रचनाएं, उनकी जैसे रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी है, द्वंद्व गीत है, इनके माध्यम से इन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीयता की भावना लोगों के भीतर जगाई, उससे ये सहज ही राष्ट्र कवि के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अब जब मैं इन्हीं के समकालीन है केदारनाथ मिश्र प्रभात, उनकी बात करूं तो इन्होंने भी अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भावनात्मक एकता और आध्यात्मिकता की त्रिवेणी बहाली। बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आप जानती हैं हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण को
बाहर निकालने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो गद्य की जितनी विधाएं हो सकती हैं, अद्भुत रचनाएं हैं उनकी। बेनीपुरी की यात्रा साहित्य ले लीजिए, संस्मरण ले लीजिए, माटी की मूर्तें जो उनके रेखा चित्र हैं, बहुत सारे नाटक हैं उनके। उन सब में जो सशक्त कथ्य है, उसके साथ साथ उनकी शैली भी बड़ी अद्भुत है, जिस पर रीझ कर मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि लेखनी है या जादू की छड़ी। लोहा सिंह को नाटक को भी हम यहाँ नहीं भूल सकते, जिसके रचनाकार हैं रामेश्वर सिंह काश्यप। जिस वक्त लोहा सिंह का प्रसारण रेडियो पर होता था, गलियाँ सूनी हो जाती थी। फिर हम फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो जैसे उनकी रचना है मैला आंचल उपन्यास है, परती परिकथा है या रणजल धनजल है, इसमें उन्होंने जिस तरह से आंचलिक समस्याओं को या आंचलिक सच्चाइयों को उसी की भाषा शैली और उसी के टोन की गंध के साथ प्रस्तुत किया है, उसने उनको सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अब बात नागार्जुन की, तो नागार्जुन प्रकृति के कवि हैं। इनकी रचनाओं में आपको लोक जीवन का यथार्थ देखने को मिलेगा। फिर राजनीतिक सच्चाइयाँ भी इनकी रचनाओं में उभर कर आई हैं। व्यंग्य की धार भी बड़ी पैनी है। गद्य में तो ये सिद्धहस्त हैं ही, कविताओं में भी ये उतने ही कुशल हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, रतिनाथ की चाची जो उपन्यास हैं, वरुण के बेटे, बलचनमा, इनके साथ साथ इनकी जो कविताएं हैं, जैसे अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, या फिर कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, या फिर अकाल दर्शन, देखिए एक छोटी सी कविता है, उसमें कितना सशक्त कथ्य समाया हुआ है। मैं कितने रचनाकारों की बात करूं, कई रचनाकार हैं जिन्होंने आज़ादी के साथ साथ हिंदी के विकास में, राष्ट्रीयता के विकास में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। अगर वर्तमान दौर की मैं बात करूं, तो वर्तमान में जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं, उसके क्लेवर में बहुत बदलाव आए हैं। अब वो मात्र पठनीय ही नहीं, दर्शनीय भी हो चुकी है। लेकिन बावजूद उसके आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं जो हैं, उसकी पठनीयता जो है वो प्रभावित हो रही है? रैना जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अब ये पत्रिकाएं जो हैं वो सिर्फ पठनीय नहीं रह गई हैं, दर्शनीय भी हो गई हैं। इतने सुंदर कलेवर में उनको पेश किया जा रहा है, लेकिन शायद अखबारों में जीवन की सच्चाइयाँ उभर कर सामने नहीं आ पा रही हैं, वो जीवन की सच्चाइयों से कट कर चल गई। सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर हम हिंदी के भी या हिंदी की पत्रिकाएं भी खरीद रहे हैं, पर उसमें इतनी मिलावटी सामग्री है, उनको इतना मनोरंजनात्मक बना के प्रस्तुत किया गया है कि बौद्धिक विमर्श के लिए या फिर मुद्दों की सच्चाई के लिए हम आज भी अंग्रेज़ी अखबारों पर ही निर्भर कर रहे हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारे पत्रकारों को यह सोचना चाहिए, मिलकर विचार करना चाहिए कि आखिर पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो अपने पाठकों को सूचना देने के लिए या उन तक सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए होती हैं, और उनका एक काम होता है पाठकों के साथ एक सुंदर रिश्ता बनाना भाषा और समाज के माध्यम से। चर्चा कर रहे थे हिंदी के और किस प्रकार से इसकी पठनीयता, पत्र पत्रिकाओं की जो पठनीयता है ये प्रभावित हुई है। आप कई वर्षों से आप हिंदी की सेवा कर रही हैं, आप एक हिंदी सेवी हैं, शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। आधुनिक दौर में आप हिंदी को कहाँ पाती हैं? हिंदी लगातार बढ़ रही है। कई बाधाओं के बावजूद मैं देखती हूँ कि हिंदी लगातार बढ़ रही है। और जैसे आज़ादी जब मिली थी उस वक्त हिंदी का बड़ा विरोध हुआ था कई राज्यों की ओर से, अब वह स्थिति नहीं है। दक्षिण भारत के भी लगभग सभी राज्यों की जो रुख है वह सकारात्मक है, और वहाँ भी लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देश की लगभग 18 करोड़ जनता मातृभाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रही है,
और लगभग 30 करोड़ जनता इसका द्वितीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम जो हिंदी में कोई संवाद करते हैं वो सीधे इस भाषा के माध्यम से 48 करोड़ जनता तक पहुंच जाती है। इसके बाद भी बहुत सी जनता ऐसी है जो भले ही फर्राटेदार हिंदी नहीं बोल सकती है, लेकिन वो उसमें अनुस्यूत भावों को ग्रहण कर लेती है। लगभग 150 देशों में हिंदी बोलने वाले लोग हैं। 100 देशों में हिंदी पढ़ी पढ़ाई जा रही है। बाजार में अपने सामानों की बिक्री के लिए विदेशी भी हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा बाजार बहुत बड़ा है। वे चाहते हैं कि उनका उत्पाद यहाँ बिके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हिंदी को सीखना, तो विदेशी भी इसके लिए हिंदी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। आप देखें यूएन में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। विदेशों में जो पत्र पत्रिकाएं पहले खाली अंग्रेज़ी में या उनकी अपनी भाषा में निकलती थीं, वहाँ भी हिंदी में पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं। विदेश तक हिंदी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है। देश में तो स्थिति बहुत अच्छी है ही। जी, आज के इस युग में जहाँ विज्ञान और तकनीक इतना प्रभावी है, ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षाविद हैं, कई वर्षों से आप पठन पाठन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। आप क्या पाती हैं, बच्चों में कितनी रुचि है? अगर मैं बच्चों की मैं बात करूँ, छात्रों की मैं बात करूँ, तो क्या देखती हैं, क्या पाती हैं? नहीं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए विज्ञान का युग है, ठीक है, विज्ञान पढ़ के तकनीकी शिक्षा लेकर हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन जाएंगे, लेकिन अगर हमें इंसान बनना है तो हमें हिंदी पढ़नी होगी। बहुत सुंदर बात कही आपने। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें हमारी उत्कृष्ट संस्कृति, हमारे सारे संस्कार समाये हुए हैं। इसके भीतर वसुधैव कुटुंबकम की बात है, पर दुख कातरता की बात है, सहिष्णुता की बात है। अगर हम हिंदी ना पढ़ें तो इन सारी उत्कृष्ट भावनाओं को हम कैसे सीखेंगे? तो हिंदी सीखना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डर रही हैं कि इसमें रोजगार के अवसर नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। बाज़ार में भी अब बहुत अवसर हैं। शिक्षण का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, सरकारी सेवाओं का क्षेत्र हो, सार्वजनिक संस्थान हो, छोटे और बड़े पर्दे की बात हो, पत्रकारिता हो, दुभाषीय का काम हो, कई ऐसे रोजगार हैं जो बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए यदि आपकी हिंदी में रुचि है तो आप उसको बेहिचक पढ़िए। मैं यह बात बच्चों से विनम्रता से कहना चाहती हूँ। जी, रोज़गार की संभावनाएं भी हैं, हिंदी का प्रसार भी हो रहा है। हिंदी हमें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। बावजूद उसके कुछ एक कारण हैं जिसकी वजह से आज हिंदी वहाँ नहीं और हमें इसके प्रचार और प्रसार की आवश्यकता पड़ रही है। वो कुछ एक कारण क्या है आपके नज़रिए से? प्रचार प्रसार की आवश्यकता की जहाँ तक बात है, देखिए उसमें होता ये है, कुछ छोटी सी बातें हैं। जैसे आप मान लीजिए परीक्षाएं लेते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, आप हिंदी ज्ञान के मापदंड को वहाँ नहीं रखते हैं, तो जब वह कर्मी चयनित होकर आता है उसे हिंदी में काम करने में कठिनाई होती है। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि दक्षिण भारत को अगर लीजिए तो बाकी तो राज्य अब अपना सकारात्मक रुख कर चुके हैं हिंदी के प्रति, लेकिन तमिलनाडु की स्थिति अभी भी थोड़ी सी कहूँ कि उतनी सकारात्मक नहीं है। तो ऐसे में जब हमने सारी परीक्षाएं अंग्रेज़ी के माध्यम से दी, पूरा ज्ञान हमने अंग्रेज़ी के माध्यम से प्राप्त किया, तो ऐसे में हम हिंदी को अपनाने में हमको कठिनाई होती है। हिंदी में हमारी कार्यक्षमता उतनी नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। और तब मैं दो बातें कहना चाहूँगी। मेरा विनम्र सुझाव है कि भाई जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी ज्ञान का भी मापदंड रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जब कर्मी चयनित हो जाएं तो उनकी जो गोपनीय चारित्री बनती है उसमें उनकी हिंदी कार्य
क्षमता संबंधी अभियुक्ति भी दर्ज की जाए। इससे वो हिंदी सीखने की ओर अग्रसर होंगे। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो हिंदी की शब्दावली है जो शुरुआती दौर में बनी थी वो थोड़ी दुरूह थी। संस्कृत के कठिन कठिन शब्द लेकर रख दिए गए थे, तो संस्कृत के शब्दों की के साथ साथ जो सरल शब्द हों और जो अर्थदायी शब्द हों, सहज शब्द हों, अगर लोक भाषा भी शब्द हों तो उनको भी अपनाने में गुरेज नहीं होना चाहिए। उनको भी अपनाइए ताकि बिल्कुल उपयुक्त अर्थ मिल सके और लोगों को भी हिंदी प्रयोग में सहजता हो। जी, बहुत सुंदर बात कही, आपके सुझाव भी बहुत अच्छे हैं। छाया जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक हिंदी सेवी हैं, हिंदी के प्रति आपकी इतनी रुचि रही है, वर्षों से रही है, आपका लगाव या जुड़ाव हिंदी से कब हुआ? कुछ बता सकती है, कुछ साझा करना चाहेंगे? प्रेरणा जी, मेरे पिता हिंदी के प्राध्यापक थे और घर में एक साहित्यिक वातावरण शुरू से था। मुझे लगता था जब पिताजी को कोई प्रोफेसर साहब हैं कहकर बुलाता था तो मुझे लगता था कब मैं प्रोफेसर बनूंगी। और जैसे जैसे वो पढ़ाते थे बच्चों को तो मैं भी सीखती थी कि कैसे अलंकार के लक्षण होते हैं, कैसे उसका उदाहरण दिया जाता है और कैसे पिताजी निबंध लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं। मैं बहुत ध्यान से उनको देखा करती थी और इस तरह से मेरी रुचि लगातार हिंदी के प्रति बढ़ती चली गई। जी, कोई कार्यक्रम भी मैंने देखे, उस समय रेडियो का ज़माना था, दूरदर्शन तो बाद में आया, तो रेडियो पर हम लोग कई कार्यक्रम देखते थे। पिताजी के साथ नाटक देखने जाते थे, साहित्यिक नाटक देखने जाते थे। तो इस तरह से मेरे मन में हिंदी पढ़ने के प्रति बड़ी ललक जगी और मैंने अपने विषय के रूप में हिंदी का चयन किया। आप शुरू से ही आपने तय किया था कि आपको इसी भाषा को लेकर के आगे बढ़ना है और आपकी करियर का भी यही केंद्र बिंदु होगा? शुरुआत से आपने तय कर लिया? मेरा यही सपना था कि मैं हिंदी की प्रोफेसर बनूंगी, हिंदी की प्राध्यापक बनूंगी और इसी दिशा में बिल्कुल इसी पर ध्यान केंद्रित करके मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। जी, आपने अपनी पढ़ाई इसी पर ध्यान केंद्रित करके आपने पढ़ाई पूरी की। आपसे जानना चाहूँगी छाया जी कि अगर आपके मन पसंदीदा ऐसे कौन रचनाकार हैं जिनको आपने पढ़ा शुरुआती दौर में और अभी भी आप उन्हें पढ़ना पसंद करती हैं, तो वो एक नाम कौन होगा? मुझे निराला बहुत पसंद है। निराले की कविताएं भी बहुत पसंद हैं। राम की शक्ति पूजा हो, सरोज स्मृति हो, भिक्षुक हो, तोड़ती पत्थर हो, विधवा हो, जितनी कविताएं हैं मैं बहुत रुचि लेकर और पूरी संवेदना के साथ इन रचनाओं को पढ़ना चाहती हूँ, आज भी पढ़ती हूँ। निराला के गद्य को भी मैंने बहुत पढ़ा है, बिल्ले सुर बकरिया हो, चतुरी चमार हो, जितनी तमाम रचनाएं मैंने उनकी पढ़ी हैं और इसी विषय पर मैंने शोध भी किया है। बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर कह सकती हूँ कि मुझे निराला सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे मन में अभी यही भाव भी उत्पन्न हो रहा था कि जब निराला आपके पसंदीदा रचनाकारों में से एक हैं तो आपका शोध भी शायद यही विषय रहा होगा और आपने अभी इस बात का जिक्र भी किया। छाया जी, आपसे जानना चाहूँगी अगर समकालीन रचनाकारों की मैं बात करूँ तो आप किसका नाम लेना चाहेंगी? देखिए, समकालीन जो रचनाएं हो रही हैं बिहार में, इसमें मैं सबसे पहले अरुण कमल का नाम लेना चाहूँगी। अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं लेकिन हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। 1998 ईस्वी में उनको नए इलाके में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद अनामिका हैं जो मुजफ्फरपुर की हैं, बेसिकली वो मुजफ्फरपुर की हैं। टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 14, इसके लिए उन्हें 2021 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इस रचना में उन्होंने भगवान बुद्ध के समय जो भिक्षुणियों की अस्तित्व की लड़ाई थी या उनकी जो बौद्धिक संपदा थी उसको आज की स्त्री चेतना की पृष्ठभूमि के रूप में देखा है। लेकिन नाम यही सीमित नहीं है। अविभाजित बिहार के लाल हैं, देखिए, नीलोत्पल मृणाल, सत्यव्यास, इन लोगों के उपन्यास, ऐसे नीलोत्पल मृणाल जो है वो तो गायक भी हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। उनका डार्क हॉर्स है, यार जादूगर है,
या फिर औघड़ है, ये उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय हुए आज के ज़माने में। सत्यव्यास ने भी 5 उपन्यास लिखे और सब बेस्ट सेलिंग उपन्यास थे, जिनमें बनारस डाइजेस्ट जो हॉस्टल की ज़िंदगी को लेकर लिखा गया था, बीएचयू के छात्रावास की ज़िंदगी को लेकर, और फिर दिल्ली दरबार, ये सब इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नीलाक्षी से हैं हाजीपुर की, वो भी बहुत बढ़िया उपन्यास लिख रही हैं। रश्मि कुमारी हैं मुजफ्फरपुर की, अच्छी कविताएं लिख रही हैं। कितने नाम लूँ, हर प्रांत से रचनाएं हो रही हैं और उत्कृष्ट रचनाएं हो रही हैं। जी। अगर हिंदी के भविष्य की मैं बात करूं तो आप अपने नज़रिए से, आप अपने चश्मे से कहाँ देखती हैं? देखिए, हिंदी जो है वो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। बाजार में भी इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से विदेशी भी हिंदी सीख रहे हैं। फिर 48 करोड़ लोगों की भाषा है ये, मैंने कहा प्रथम या द्वितीय मातृभाषा या द्वितीय भाषा के रूप में। लगभग 100 देशों में इसको पढ़ाया जा रहा है। आखिर इसके महत्व को समझा गया है, इसकी जो ज्ञान संपदा है उसको प्रतिष्ठा मिली है, उसको सम्मान मिला है, तभी तो लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदी को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी ज्ञान संपदा को, इस भाषा को सीख कर अपनाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। हिंदी की पत्र पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, और अभी जो जैसे बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, स्पेनिश है, मंदारिन है, अंग्रेज़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जिस तरह से हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इन सारी महत्वपूर्ण भाषाओं को छोड़कर जो विश्व फलक पर आगे चल रही हैं, हिंदी विश्व भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसलिए हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं सिर्फ बिहार की बात ही नहीं करूं, अगर पूरे देश की मैं बात करूं, भारतवर्ष की मैं बात करूं, तो जो हिंदी ये जो साहित्य सृजन हो रहा है, तो आपके अनुसार क्या है ये सृजन जो है वो क्रियाशील है, निरंतर क्रियाशील है? सृजनशीलता जो है पूरे देश भर में हिंदी को लेकर के हो रही है? हाँ, पूरे देश में हिंदी में आप सृजनशीलता देखिएगा। हर क्षेत्र में, हर विधा में रचनाएं हो रही हैं। चाहे दिल्ली के रचनाकार हैं, या इलाहाबाद के रचनाकार हैं, बनारस के रचनाकार हैं, पटना के रचनाकार हैं। पूरे देश में हिंदी की रचनाओं की एक लहर चली है, और इतनी रचनाएं हो रही हैं जिससे हमारा हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध हो रहा है। जी, चलिए अब उस पे बात करते हैं कि बहुत, अगर मैं आम भाषा में ये बात करूं, जो आजकल के बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं या जो छात्र छात्राएं हैं, हिंदी को लेकर के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं दी जा रही है, या फिर क्या कारण आप पाती हैं कि बच्चे शुद्ध हिंदी ना लिख पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा जब आधार ही मजबूत नहीं होगा तो हम आगे एक मजबूत किले की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप इसके पीछे का क्या कारण मानती हैं, या फिर आप इसे कितना सत्य मानती हैं? देखिए, हम लोग बरसों तक गुलाम रहे हैं, और अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी को वो छोड़ गए, और हम मानते रहे कि अंग्रेज़ी बेहतर भाषा है, और अंग्रेज़ी के माध्यम से ही हमारी शिक्षा दीक्षा, जो हमारा उच्च वर्ग था, उसमें अंग्रेज़ी के माध्यम से ही शिक्षा दीक्षा होती रही। नतीजा ये हुआ कि हिंदी के प्रति ध्यान कम गया, और हिंदी में जो उच्चारण है, हिंदी की जो शैली है, हिंदी की जो वर्तनी है, उसके प्रति हमारा ध्यान उतना नहीं गया जितना हम। ये भी बात है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो अंग्रेज़ी के माध्यम से हो रही थी, अंग्रेज़ी में बोलना शान समझी जाती थी। जितने साइन बोर्ड थे, जितनी जो आप कहें सार्वजनिक संस्थाओं में आप देखिए, जितने निर्देश थे, वो सब ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखे होते थे। नतीजतन लोग ये समझने लगे कि अंग्रेज़ी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके माध्यम से रोज़गार भी मिलेगा, उसके माध्यम से हम समाज में प्रतिष्ठा भी पाएंगे। इसीलिए हिंदी के प्रति थोड़ी सी उसके प्रति थोड़ा रुझान कम हुआ। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदी के प्रति भी सम्मान का भाव जागृत हुआ है, और लोग अब हिंदी को भी
बहुत महत्व देने लगे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। और हिंदी ही नहीं सीख रहे हैं, अपनी जो प्रांतीय हिंदी, हिंदी भी कई तरह की है, जैसे शिलोंग की हिंदी है, बिहारी हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, बम्बईया हिंदी है, वो अपनी अपनी हिंदी में रचनाएं कर रहे हैं। तो बहुत ही हर खूबसूरत बात प्रकार है। की हिंदी को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। और उच्चारण वगैरह भी जहाँ तक बात है, वो छोटी छोटी कठिनाई है, ये बहुत जल्दी, मैं बहुत इसके प्रति आशान्वित हूँ कि वो समस्या भी सुलझ जाएगी। छाया जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपसे अंतराल के पूर्व आपसे ये सवाल पूछा था कि आपकी पसंदीदा कोई रचना जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप उस किसका जिक्र करना चाहेंगे? मुझे राम की शक्ति पूजा जो निराला की रचना है, यह बहुत पसंद है। मैं इसकी कुछ पंक्तियाँ जितनी मुझे याद हो मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है। शुरुआत की पंक्तियाँ हैं। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर रह गया लिखा, राम रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हुह विच्छुरित वह निराजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, रावण वारण गतयुग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धंग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर स्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। कितनी समृद्ध है हमारी हिंदी और हमारा ये राष्ट्र जिसकी ये राजभाषा है हिंदी, हमारी मातृभाषा है हिंदी, हमारे लिए निसंदेह ये गौरव का विषय है। हमारे लिए हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। बहुत सुंदर आपने निराला जी की ये पंक्तियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की। छाया जी, आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, कुछ बताना चाहेंगी उनके बारे में? वो क्या पुस्तकें हैं, आपने क्या लिखने की कोशिश की है? मेरी 3 किताबें अभी तक प्रकाशित हुई हैं। पहली किताब है निराला साहित्य में व्यंग्य। उसमें मैंने उनके जो गद्य हैं या उनकी जो कविताएं हैं, उसमें से व्यंग्य के जो स्थल हैं उनका चयन किया है, क्योंकि व्यंग्य एक साहित्यिक प्रहार है। तो इस साहित्यिक प्रहार को मैंने चुन चुन कर उसमें से शोधित कर करके देखने का प्रयास किया है कि वो आखिर कौन स्थल है और वो क्या कारण हैं जिनके चलते निराला को इस तरह से व्यंग्य की धार पैनी करनी पड़ी। दूसरी रचना मेरी है निराला विविध संदर्भ, जिसमें मैंने जो निराला की रचनाएं हैं उनके अलग अलग संदर्भों को, जैसे उनकी काव्य चेतना है, उनकी प्रगतिशील चेतना है, और भी कई पक्ष हैं, कठोरता और परुषता के कवि हैं निराला। तो इन सारे पक्षों को मैंने उसमें देखने का प्रयास किया है। तीसरी पुस्तक मेरी जो है नट जाति और उसकी बोली, उसमें मैंने नटों की बोली पर, जो कि विलुप्त होती जा रही है मुख्य धारा में, चूँकि अब नट जो महादलित हैं वो अब आते चले जा रहे हैं, तो उनकी बोली अब विलुप्तता की कगार पर है। तो मेरा प्रयास यह है कि उस भाषा को संरक्षित किया जाए और अलग अलग क्षेत्र की, जैसे ग्रियर्सन ने काम किया था नटों की बोली पर, उसके 10 रूप उन्होंने दिए थे। मैंने भी प्रयास किया है कि आज की तिथि में ये जो लखीसराय का इलाका है और डुमरांव का इलाका है, इस दोनों क्षेत्रों की नटी की भी तुलना करूं और पूरे परिप्रेक्ष्य में कि नटों का क्या इतिहास है, वो किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से उनका विकास हुआ, और उनकी बोली किस तरह से कूट बोली है, और कूट बोली के भीतर उनको किस तरह से फिर उनका अर्थ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें देखने का प्रयास किया है। जी, छाया जी, अगर आपसे जानना चाहूँ कि जो हमारे अभी के इस दौर के जो हमारे नवयुवक हैं या नवयुवतियाँ हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें आप क्या पढ़ने की सलाह देंगी जिससे उनका बौद्धिक विकास भी हो और उनका जो आचरण है उसमें भी उसका प्रभाव देखने को मिले? ज्ञान विज्ञान का हर क्षेत्र बढ़िया है। इस आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, जहाँ से ज्ञान मिले हमें उसको लेना चाहिए। मैं हिंदी के संदर्भ में मैंने जानना चाहा कि अगर वो हिंदी की बात अगर हम कर रहे हैं तो हिंदी में वो क्या पढ़ें, किन्हें पढ़ें, जिससे उनकी दिलचस्पी भी बढ़े और उनका बौद्धिक विकास भी हो और हिंदी के प्रति रुचि भी बढ़े। अगर हिंदी भाषा में रुचि जगानी हो, हिंदी साहित्य में रुचि जगानी हो, तो उनको कविताएं पढ़नी चाहिए और कथा साहित्य पढ़ना चाहिए। जी,
कथा साहित्य के माध्यम से देखिए और कविताओं के माध्यम से जीवन का जो यथार्थ है या हमारी जो संस्कृति है, जो समृद्ध हमारी सभ्यता है, उन सब की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और धीरे धीरे इन रचनाओं को पढ़ते पढ़ते वो हमारे व्यक्तित्व का अंग बनता चला जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, हिंदी पढ़नी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। हमारी मातृभाषा है हिंदी और हिंदी हमारा प्रेम है, तो हमें हिंदी पढ़नी चाहिए। अगर आपसे ये पूछूं कि आज हिंदी दिवस है राष्ट्र भर में, इस दिवस को बहुत ही सुंदर तरीके से भाई अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। आप विभाग अध्यक्ष हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में, तो क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? आज के दिन तो मैंने कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, लेकिन 2 दिन बाद हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हम हिंदी दिवस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हम नाटक का भी आयोजन करेंगे और कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि जगाने का प्रयास करेंगे। जी, अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जो वर्तमान में जो हमारे बच्चे हैं, अगर आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहें, एक वरिष्ठ शिक्षाविद होने के लिहाज से या फिर हिंदी सेवी के लिहाज से, क्या बताना चाहेंगी? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आचरण को बचा के रखना। आचरण को आप परिष्कृत रखिए और सुशील बनिए, ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र को अपनाइए, लेकिन ध्यान रखिए यह ऐसा युग है जब भौतिक तरक्की भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोजगार परक जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी पर भी पूरी निष्ठा के साथ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जी, बहुत कुछ हिंदी में लिखा जा रहा है, हिंदी का प्रसार वृहद हो चुका है, लेकिन ऐसे में आपने वर्तमान के दिनों में क्या कभी कुछ ऐसा पढ़ा या अपने जीवन अनुभव से आप कुछ बताना चाहेंगे जिसे पढ़कर आपको कुंठा हुई हो और लगा कि ये हिंदी के नाम पे कुछ भी परोसा गया हो? जी, मैं रचना की चर्चा तो नहीं करूंगी, लेकिन कई रचनाएं मेरी नज़र के सामने आई जिसमें मैंने देखा कि बिल्कुल गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए, साहित्य का काम पाठक की रुचि का परिष्कार होता है। अगर हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं यथार्थ के नाम पर, तो हमारी जो रुचि के परिष्कार की बात है वह उद्देश्य हमारा विफल हो जाएगा। जी, 1949 से इसकी शुरुआत हुई और आज हम वर्ष 2022 में हैं। अगर ये आपसे पूछूं मुख्तसर सा ये सवाल कि तब से लेकर के अब तक अगर मैं बात करूं कि हिंदी के इस सफ़र को आप कैसे देखती हैं, तो क्या बताना चाहेंगी? नहीं, जो हीनता की स्थिति थी हिंदी को लेकर, जैसे कार्यालयों में हिंदी जानते हुए भी अफसर अंग्रेज़ी में बात करते थे, सारे होर्डिंग जो होते थे, जो बोर्ड लगते थे, चिट्ठियाँ जो होती थी, निमंत्रण पत्र होते थे, वो अंग्रेज़ी में छपते थे। ज़्यादातर ये स्थिति थी, लोग उसको प्रतिष्ठा का विषय मानते थे, लेकिन स्थिति बदली है। लोग हिंदी को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और आप सड़कों पर भी देखिए तो अब जो निर्देश हैं वो हिंदी में भी लिखे जा रहे हैं। होर्डिंग जो लग रहे हैं वो हिंदी में लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं भी लोग हिंदी के पढ़ रहे हैं और हिंदी में बोलना कोई हीनता के भाव का परिचायक अब नहीं रह गया है। हिंदी को शान से लोग अपना रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगी इसका भविष्य भी अच्छा है और इसकी प्रगति काफ़ी हुई है। जो हीनता का भाव हमारे भीतर बना हुआ था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हीनता का भाव हमारे भीतर रहा है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे पाठक हैं, अगर आप हिंदी प्रेमी हैं तो बहुत आवश्यक है कि आप हिंदी पढ़ें और दूसरों को भी, मुझे लगता है कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। छाया जी, मैम, आप कार्यक्रम में आई, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, बहुत सारे सुंदर अनुभव और सुंदर संस्मरण हमारे साथ साझा किए आपने, इसके लिए आपका तहे दिल से, हृदय तल से आपका आभार। धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई आज
हमारी बातचीत हुई आज शिक्षाविद छाया जी से, छाया सिन्हा से, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष है हिंदी विभाग में। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, या फिर आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? हमें इस बात को जानने की हमें जिज्ञासा होती है और इसके लिए हमें इंतज़ार होता है, हम आतुर होते हैं आपके ख़तों के लिए। आपके ख़त हम तक पहुँचे, इसके लिए आपको नोट करना होगा पता हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।